नमस्कार साथियों। मैं अमित कुमार राजस्थान इतिहास की क्लास में आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले राजस्थान इतिहास के परिचय के बारे में। पहले इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इतिहास कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सब बातें करेंगे। कि परिचय में तो यही चीज़ें होती है। सबसे पहले किसी व्यक्ति से अपन मिलते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय पूछते हैं। नाम क्या है, क्या काम करते हो, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ से आए हो, ये सब चीज़ें अपन बात करते हैं परिचय के अंदर। तो इतिहास के संदर्भ में यही बातें करेंगे अपन। इतिहास विषय क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, कैसे शुरू हुआ था, ये सब बातें अपन इतिहास के बारे में करने वाले हैं। तो इस क्लास में अपन इतिहास के अर्थ के बारे में, किसको इतिहास कहते हैं अपन, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब दोस्त हेडिंग लगा लेना अच्छे से कि राजस्थान इतिहास का परिचय। सबसे पहले तो इतिहास के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। सबसे पहले कि इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है कि इतिहास शब्द की जानकारी सबसे पहले अपने को कहाँ से मिलती है। सबसे पहले जानकारी की बात करें इतिहास शब्द की, केवल इतिहास की बात करते हैं अपन। इतिहास शब्द की जानकारी सबसे पहले एक वेद में मिलती है। उस वेद का नाम है अथर्ववेद। सबको पता है कि चार वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, चौथा वेद। उस अथर्ववेद में सबसे पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपसे कोई पूछ ले कि इतिहास शब्द पहली बार कहाँ पर मिलता है, तो एक वेद में मिलता है जिसका नाम क्या है, अथर्ववेद। ठीक है। अपने भारत के संदर्भ में बात करें, इतिहास शब्द वहां पर मिलता है। इसके बाद में इतिहास शब्द आया कहाँ से, किस प्रकार से आया। तो इतिहास शब्द यूनानी भाषा का है वैसे तो ये। ठीक है। यूनानी भाषा में एक शब्द है हिस्टोरियन, हिस्टोरिका, वहां से ये शब्द आता है। तो सबसे पहली बात करें तो इतिहास शब्द पहली बार अपने को कहाँ से मिलता है, तो एक वेद में मिलता है। उस वेद का नाम क्या है, अथर्ववेद। ठीक है। तो अथर्ववेद में पहली बार इतिहास शब्द मिलता है अपने को। इसके बाद में अपन इतिहास शब्द का अर्थ देखते हैं। शब्द शाब्दिक अर्थ, यूं कह सकते ये शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इतिहास शब्द का अर्थ, सबसे पहले इस शब्द के अर्थ को समझते हैं। वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन जब विषय पढ़ते हैं तो उसके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति से मिल लिए, उसके नाम के बारे में, उसके काम के बारे में अगर पता नहीं है तो मिलना निरर्थक है। तो अपन इतिहास शब्द, जब इतिहास विषय पढ़ रहे हैं तो इतिहास शब्द का अर्थ अपने को पता होना जरूरी है। इतिहास शब्द का अर्थ, इतिहास शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इति, दूसरा शब्द है धन के साथ में है, और इसके बाद में धन, यानी आप लोग प्लस ही बोलते हो ज्यादातर, लेकिन हिंदी में धन बोला जाता है, धनात्मक मतलब जोड़ना। तो इति धन है धन आस, तीन शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है जिसका नाम क्या है, इतिहास। ठीक है। इति धन है धन आस। इसमें इति का जो मतलब होता है ना, इति का मतलब होता है ऐसा ही। इति शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसा ही। है शब्द का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आस का मतलब होता था। पूरे शब्द का मतलब हो गया कि निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास में पहले अपन पुरानी जो घटनाएं हुई थी इतिहास में, वही चीजें पढ़ते हैं अपन कि उस काल में युद्ध लड़ा गया था, उस काल में ऐसा हुआ था, उस काल में ऐसा हुआ था। निश्चित रूप से ही ऐसा हुआ था, इस शब्द का ही मतलब होता है ये घटना वास्तविकता में हुई थी, ये युद्ध वास्तविकता में लड़ा गया था, ये संधि हुई थी, ये निर्माण कार्य हुआ था। ये चीजें अपन इतिहास में पढ़ते हैं अपन। तो इति शब्द का मतलब ऐसा ही, है का मतलब निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था, मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही था, इस शब्द का मतलब होता है। इसके बाद में ये तो शब्द का अर्थ हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं परिभाषा की, कि इतिहास की परिभाषा क्या है। अब सब लोगों से पूछते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बात बताते हैं। कोई तो कहता है कि बीते हुए समय की घटनाओं का वर्णन इतिहास है, कोई कहता है कि अतीत की घटनाओं का वर्णन इतिहास है, कोई कहता है कि राजा महाराजाओं का जो वृतांत है वही इतिहास है। तो अलग अलग बातें इतिहास के बारे में कही जाती है, लेकिन अपन इतिहास की परिभाषा में कुछ और ही बात करने वाले हैं। इतिहास भी लोग कहते हैं कि घटनाओं को पढ़ा जाता है, नहीं। घटनाओं को तो पढ़ा जाता है। घटनाएं तो बहुत ज्यादा होती है, प्रत्येक दिन कोई घटना होती है, कोई बुरी घटना होती है, कोई अच्छी घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है। घटनाएं तो रोज होती है, लेकिन इतिहास में सारी घटनाओं को नहीं पढ़ा जाता। इतिहास में केवल महत्वपूर्ण घटनाओं को ही पढ़ा जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि महत्वपूर्ण घटनाएं, इतिहास की परिभाषा ऐसे याद रखना
कि महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज, यानी हमारे पास में उसका कोई न कोई प्रमाण हो। ठीक है। तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं जिसका भावी भविष्य में कोई उपयोग किया जा सकता है, या भावी पीढ़ी को कोई सिखाया जा सकता है, भावी समय में अपन उससे कुछ सीख सकते हैं, ऐसी घटनाएं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। आलतू फालतू की घटनाओं को इतिहास विषय में शामिल नहीं किया जा सकता। इतिहास की परिभाषा याद रखना आप लोग, कि अतीत की वे महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका भावी भविष्य में कोई उपयोग किया जा सकता है, ऐसी घटनाओं के प्रमाणिक दस्तावेज को इतिहास कहते हैं। मैंने लास्ट में एक शब्द काम में लिया, ऐसी घटनाओं के प्रमाणिक दस्तावेज को, यानी उन घटनाओं का हमारे पास में क्या होना जरूरी है, प्रमाण होना जरूरी है। इतिहास में प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, या तो किसी किताब में लिख दिया जाता है, जो उस युद्ध की जानकारी उस किताब में मिलती है, उस घटना की जानकारी उस किताब में मिलती है, उस साहित्य में मिलती है, तो वो तो उस घटना को प्रमाणित करने का कैसा स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत। कई बार अपन देखते हैं साहित्य में वो बात नहीं लिखी गई, उसका कोई पुराना अवशेष बचा हुआ है। अब जैसे राव जोधा नाम के एक राजा हुए जोधपुर में, राव जोधा चले गए, राव जोधा ने एक किला बनवा दिया, मेहरानगढ़ का किला, महल बनवा दिए और कुछ बनवा दिए, वहां पर कुछ शिलालेख लगवा दिए। तो राव जोधा तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनवाया गया महल, मंदिर, सड़कें, ये सब चीजें पड़ी है। राव जोधा को अपन नहीं देख पाए, लेकिन उनके द्वारा बनवाए गए अवशेषों को अपन देख पा रहे हैं। उन्हीं अवशेषों को इतिहास में कहते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत, पुराने बचे हुए अवशेष। अब राजा महाराजा चले गए, शेरशाह सूरी को हमने नहीं देखा, लेकिन अब पढ़ते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा एक सड़क का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड। वो रोड तो पड़ी है आज भी, लेकिन शेरशाह सूरी चले गए। वो सड़क किस में आ गई, पुरातात्विक स्रोत में आ गई। का मतलब शेरशाह सूरी हुए थे और शेरशाह सूरी ने रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो पुरानी बची हुई इमारतें, महल, सड़कें, मंदिर, जो भी चीजें हैं पुरानी बची हुई, वो सारी की सारी इतिहास के कैसे स्रोत में आती है, कैसे स्रोतों में आती है, पुरातात्विक स्रोतों में आती है। और जो लिखा हुआ मैटर है ना, लिखा हुआ जो साहित्य है, वो साहित्यिक स्रोतों में आता है। ठीक है। तो इतिहास की परिभाषा आप लोग याद रखना, मैं लिख देता हूँ। अर्थ तो हमने पढ़ा, दूसरा है परिभाषा। अगर परिभाषा की बात करें तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं, अतीत का मतलब बीता हुआ समय, पुराने बीते हुए समय में, आज से पहले की बात। ठीक है। अतीत की महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, अतीत की महत्वपूर्ण, अतीत की महत्वपूर्ण, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका भावी भविष्य में, जिनका भावी भविष्य में, जिनका भावी भविष्य में उपयोग किया जा सके, या उनसे कुछ सीखा जा सके। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, जिनसे भावी भविष्य में कुछ सीखा जा सके, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका भावी भविष्य में उपयोग किया जा सके ऐसी घटनाओं के, ऐसी घटनाओं के प्रमाणिक दस्तावेज को, दस्तावेज को इतिहास कहते हैं, दस्तावेज को इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो ऐसी घटनाएं जिनका भावी भविष्य में कोई उपयोग किया जा सकता है, भावी पीढ़ी को कोई बात सिखा सकते हैं अपन, कोई नई सीख ले सकते हैं, उन्हीं घटनाओं को इतिहास में शामिल करते हैं अपन, और उन्हीं घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज, ठीक है, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है। प्रमाणिक दस्तावेज क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इस प्रमाण शब्द का मतलब है कि उस घटना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज। इतिहास में किसी घटना को प्रमाणित करने के दस्तावेज होते हैं ना, वो दो होते हैं, या इतिहास को प्रमाणित करने के स्रोत दो होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, और एक होता है आपके साहित्यिक स्रोत। पहला स्रोत कौन सा है,
पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। जैसे कोई राजा, उसने निर्माण करवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई महल बनवा दिया, कोई इमारत बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई सड़क बनवा दी। राजा चला गया, लेकिन उसके द्वारा बनवाया गया निर्माण आज भी पड़ा है। ठीक है, तो वो उस राजा का कैसा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। हमने कालीबंगा के लोगों को नहीं देखा, लेकिन जब खुदाई की गई तो अवशेष बचे। अवशेष बचे हुए अपने को मिले, और वही अवशेष कैसे स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। अगर कोई राजा था, उसके काल में कोई साहित्य लिखा गया, कोई किताब लिखी गई, ठीक है, तो वो स्रोत कैसा हो गया? साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास को जानने के स्रोत कितने होते हैं? दो। एविडेंस कितने होते हैं? दो। एक पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाता है। ऐसी घटनाएं भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी होती है, भावी पीढ़ी को कुछ उससे अपन सिखा सकते हैं, अपन खुद सीख सकते हैं। ऐसी घटनाओं के प्रमाणिक दस्तावेज को अपन क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास को प्रमाणित कितने स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है? दो स्रोतों के माध्यम से, एक पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से और दूसरा साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बाद में ये तो हो गया परिभाषा और अर्थ हो गया, और इतिहास शब्द पहली बार कहां पर लिखा गया ये भी हो गया। इसके बाद में अपन जानेंगे कि दुनिया में इतिहास कहां से शुरू हुआ था। इतिहास शब्द का अर्थ आप समझ गए। अब इतिहास को शुरू किसने किया था? अधिकांश विषय आप पढ़ते हो कि यूनान से शुरू हुए थे, तो इतिहास भी यूनान से ही शुरू हुआ था। आप पढ़ते हो अरस्तु के बारे में, आप पढ़ते हो सुकरात के बारे में, आप पढ़ते हो देकार्ते के बारे में, वो लोग सारे के सारे यूनान के थे, यूनानी थे। उन्होंने अनेक विषयों की शुरुआत की। तो एक व्यक्ति और हुए यूनान में जिनका नाम था हेरोडोट्स। उन्होंने पहली बार 440 ईसा पूर्व में, ये लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में, एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। वो इतिहास की पहली किताब थी। इतिहास का वर्णन पहली बार उस किताब में किया गया। इतिहास पर आधारित पहली पुस्तक थी हिस्टोरिका। लिखने वाले व्यक्ति का नाम था हेरोडोट्स। वहां की एक लोकल भाषा थी जिसका नाम था आयोनिक, जिसको अपन यूनानी भी कहते हैं। उस भाषा में उन्होंने किताब लिखी। उस किताब के अंदर भारत के बारे में भी उन्होंने लिखा। भारत और फारस के संबंधों के बारे में इस किताब में उन्होंने जिक्र किया था। भारत का नाम भारत नहीं लिखा उस किताब में उन्होंने, भारत का नाम इंडिया लिखा। यानी इंडिया शब्द की जानकारी भी अपने को किस किताब से मिलती है? हिस्टोरिका से मिलती है। तो इतिहास पर पहली बार काम कहाँ पर किया गया? यूनान में किया गया। यानी इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? यूनान से होती है। और इतिहास का जनक कौन है? यूनान का एक व्यक्ति जिसका नाम है हेरोडोट्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये लो आपकी हेरोडोट्स। ठीक है, तो ये हेरोडोट्स है, ये इनके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम हिस्टोरिका है। अब वो किताब ओरिजिनल रूप में उपलब्ध है नहीं, मूल किताब उपलब्ध पूरी नहीं है, उसके कुछ अंश है। ठीक है, अब आपको पता है इतनी पुरानी किताब है तो खराब तो होनी स्वाभाविक है। तो ये किताब खराब हो चुकी है। ये किताब हिस्टोरिका है। ये आयोनिक भाषा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, न तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। अंग्रेजी में है कि हिंदी में है कि ये तो यूनान वाले लोग जाने किस में। यूनानी में है, न तो हिंदी में है न अंग्रेजी में। अगर हिंदी अंग्रेजी में होती तो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हेरोडोट्स का नाम भी लिख रखा है नीचे। ये इतिहास के जनक है भी। नाम क्या है? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स। और ये जो किताब है ना, उस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ये इतिहास की पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक लिखने का काम किसने किया? इन्होंने किया। तो इतिहास का जनक किसको कहते हैं? यूनान के नागरिक हेरोडोट्स को कहते हैं इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक किसको कहते हैं अपन? हेरोडोट्स को कहते हैं। हेरोडोट्स। और ये रहने वाले कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। और इन्होंने एक भाषा जिसका नाम है आयोनिक। और आयोनिक कहाँ पर चलती है? यूनान में चलती है। तो यूनानी की एक भाषा है। उस आयोनिक भाषा में 440 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा के जन्म से पहले, एक किताब लिखी हेरोडोट्स ने। और उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम है। और हिस्टोरिका इतिहास की पहली पुस्तक है। इसी कारण इतिहास का जनक किसको कहते हैं अपन? यूनान के नागरिक हेरोडोट्स को कहते हैं। अब सबको पता चल गया कि इतिहास का जनक कौन है।
फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो यूनानी नागरिक जिसका नाम हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी। ठीक है, इन्होंने भारत और फारस के संबंधों का जिक्र भी किया, लेकिन भारत का नाम भारत नहीं लिखा इन्होंने। भारत का नाम क्या लिखा इन्होंने? इंडिया लिखा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, भारत को क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया। ठीक है, और इंडिया नाम देने वाले पहले लोग कौन थे? यूनान के लोग थे, मतलब यूनानी लोग थे। और इस बात का जिक्र अपने को कहां से मिलता है? इस बात का जिक्र एक किताब से मिलता है, उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इस बात की जानकारी मिलती है कि ये देश है वो कौन सा है, ये क्षेत्र है वो कौन सा है? इंडिया। इंडिया नाम क्यों दिया? ये देखो, आप समझो इंडिया नाम क्यों पड़ा। ये अपना भारत है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो यूं मत कह देना कि सर आपने कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, आप तो देशद्रोही हो। बिल्कुल देशद्रोही नहीं हूं मैं, मुझे इस भूमि से बहुत प्रेम है और रहेगा कि मैं इस देश का खाता हूं, तो जिसका खाऊंगा उसी के गीत गाऊंगा। अपन थोड़ा कब्जा ही कर लेते हैं ना। ये इंडिया है, यहाँ से एक नदी बहती है अभी, उत्तर में एक नदी आती है, नदी का नाम है सिंधु नदी। पढ़ते हो ना आप लोग सिंधु नदी के बारे में? ये सिंधु नदी भारत के किस दिशा में बह रही है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। पश्चिम दिशा में बह रही है, इधर पाकिस्तान की तरफ चली जा रही है। ठीक है, मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां से नदी निकल कर आती है और बहती हुई भारत में फिर आगे पाकिस्तान में चली जाती है। इधर से कोई व्यापारी आएगा पश्चिम दिशा से, इधर से, तो इस व्यक्ति को कौन सी नदी पार करनी पड़ेगी? सिंधु नदी पार करनी पड़ेगी। तो यूनान से लोग हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया करते थे, फारस से लोग आया करते थे, इधर वाले पश्चिम वाले देशों से व्यापार करने के लिए भारत में लोग आया करते थे। तो यहाँ पर यूनान के लोग व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं। यूनान के लोगों ने देखा यहाँ पर एक बड़ा नाला नदी बह रही है, तो उन लोगों ने हम भारतीयों से पूछा कि भाई साहब ये नदी नाला कौन सा है, आप बताओ इसके बारे में। तो हम लोगों ने कहा कि ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। इसी सिंधु नदी को यूनानी भाषा में यूनान के लोगों ने एक नया नाम दिया इंडस। कहा कि ये नदी इंडस नदी। और इंडस के पूर्व में जो देश है ना, पूर्व में हो गया ना, पश्चिम तो ये पूर्व हो गया, इंडस के पूर्व में जो देश है ना, उस देश का नाम क्या है? इंडिया। तो इस सिंधु नदी की वजह से, इस इंडस नदी की वजह से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। तो इस नदी को नाम दिया इन लोगों ने इंडस नदी, यूनान के लोगों ने। और इसके पूर्व में जो देश था ना, उसको नाम क्या दिया? इंडिया नाम दिया। और ये काम किया किसने? यूनानी लोगों ने किया। इस बात की जानकारी अपने को एक किताब से मिलती है, उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। ऐसे हिंदुस्तान नाम आ गया। इंडिया नाम के साथ साथ में अपन हिंदुस्तान की, आर्यव्रत की, इन नामों की चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या दूसरा नाम, साथ साथ में बता देता हूं मैं आपको। दूसरा नाम क्या है? पहला नाम तो इंडिया पढ़ लिया आपने, दूसरा नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा अभी? इसी नदी की वजह से पड़ा। ये नदी हिंदू भारत के पश्चिम दिशा में बहती है। इधर पश्चिम क्षेत्रों से, पश्चिम देशों से लोग आते हैं व्यापार करने के लिए। ईरान के लोग आते हैं। ईरान के लोगों ने हमारे लोगों से पूछा, भाई साहब नदी नाला कौन सा है ये? हम लोगों ने जवाब दिया कि नदी कौन सी है। वो लोग तय को है में पढ़ते थे। आप मारवाड़ में जाओगे ना, इधर पाली में, जोधपुर में, सिरोही वाले इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में जाओगे ना, तो आज भी वहां पर लोग सड़क नहीं बोलते, आज भी वहां पर लोग बोलते हैं हड़क। आज भी वहां पर लोग ऐसे नहीं कहते कि हम तो सारे लोग भी गए, हमें हगड़ा ही गया। हगड़ा क्या है? साबुन नहीं कहते वो लोग, साबुन नहीं होता वहां पर, हबू। वो लोग हबू बोलते हैं, साबुन नहीं बोलते। तो पश्चिम क्षेत्रों में आज भी हमारे राजस्थान में पश्चिम वाला जो इलाका है, वहां पर सै का उच्चारण किस में किया जाता है? है में किया जाता है। उसी प्रकार से वो लोग जो ईरान से आए थे ना, वो लोग सै को किस में पढ़ते? है में पढ़ते। तो उन लोगों से ने कहा कि सिंधु नदी नहीं है, ये नदी है हिंदू नदी। और हिंदू नदी के पूर्व में जो देश है ना, उसका नाम क्या है? तो हिंदुस्तान नाम ईरान के लोगों ने दिया। अभी ईरान के लोगों ने सिंधु नदी को नाम दिया हिंदू नदी। ठीक है, तो ईरान के लोगों ने दिया, ईरान के लोगों ने सिंधु नदी को नाम क्या दिया?
हिंदू नदी नाम दिया। ठीक है, ईरान के लोगों ने सिंधु नदी को नाम क्या दिया? हिंदू नदी नाम दिया। और इसके पूर्व में जो देश था ना, उसको नाम दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। अब हिंदुस्तान शब्द कहाँ पर मिलता है क्या? कि जैसे इंडिया शब्द मिल रहा है कहाँ पर? हेरोडोट्स की किताब में मिल, हिस्टोरिका में मिल रहा है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान नाम कहीं ना कहीं मिल रहा है क्या? तो हिंदुस्तान नाम बिल्कुल मिल रहा है। 262 ईस्वी का एक शिलालेख है। उस शिलालेख का नाम है नक्श ए रुस्तम अभिलेख। नक्श ए रुस्तम अभिलेख ईरान के एक राजा हुए उसने लिखवाया था। नक्श ए रुस्तम अभिलेख ईरान के एक राजा हुए ससानी वंश के। वंश का नाम क्या था? ससानी वंश। और ससानी वंश के उस राजा का नाम था शाहपुर प्रथम। शाहपुर प्रथम ईरान के राजा का नाम है ये। तो ईरान के ससानी वंश के राजा शाहपुर प्रथम ने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम अभिलेख। उस अभिलेख में पहली बार नाम क्या मिलता है? हिंदुस्तान नाम मिलता है। कि हम ईरान के लोग भारत को क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते। हिंदुस्तान शब्द के बारे में भी अपने को जानकारी मिल गई। इसके बाद में एक नाम आता है भारतवर्ष। दो हो गए। तीसरा नाम क्या आता है? भारतवर्ष। साथ साथ में बता देता हूँ आप लोगों को। भारतवर्ष, भारतवर्ष भी अपन कहते हैं। भारतवर्ष से क्यों कहा गया और इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती? कहा जाता है कि यहाँ पर भरत वंश के राजाओं ने राज किया। भरत वंश के एक राजा हुए जिसका नाम भरत था। और भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। कलिंग एक जगह है वर्तमान में उड़ीसा वाला हिस्सा। ठीक है, कलिंग के एक राजा हुए जिसका नाम था खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल ने एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। उस हाथी गुम्फा अभिलेख में एक शब्द लिखा गया भरतवस। उस भरतवस शब्द का मतलब ही क्या होता है? भारतवर्ष। तब आपसे पूछ ले कि भारतवर्ष शब्द पहली बार कहां पर लिखा गया, तो कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया। और भारतवर्ष कहते क्यों है? क्योंकि भरत वंश के राजाओं ने इस इलाके पर राज किया था, इस कारण हमने नाम क्या दिया? भारतवर्ष। कारण क्या है? तो कारण क्या है भी? कारण है भरत वंश के राजाओं, भरत वंश के शासकों ने शासन किया। इस कारण हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है बड़े को? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुफा नहीं, हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख कलिंग के राजा ने लिखवाया था। कलिंग के राजा ने लिखवाया था। और कलिंग के उस राजा का नाम था खारवेल। राजा का नाम था खारवेल। तो कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नाम मिलता है भारतवर्ष। इसके अलावा और भी नाम है, जैसे आर्यव्रत। आर्यव्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्यों ने शासन किया था वैदिक काल में। आर्यों की सभ्यता थी यहाँ पर, इस कारण हमने नाम दे दिया आर्यव्रत। इसके अलावा यिनतु भी इनको कहते हैं, चीन के लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर देवताओं की पूजा होती थी, इस कारण यिनतु भी कहा जाता है। यिनतु नाम दिया था चीन के यात्री ह्वेनसांग ने अपनी किताब सीयूकी में, देवताओं का देश, क्योंकि यहाँ पर भांति भांति के देवताओं की पूजा होती है। तो और भी कई सारे नाम है, तीन चार मोटे मोटे नाम है, आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि हम भारत देश के नागरिक है। जब हमें ही पता नहीं होगा कि हमारे देश के नाम क्या क्या है, क्यों पढ़े, तो दूसरे देशों को क्या मतलब, दूसरे देश के लोगों को क्या मतलब है, दूसरे लोग क्यों याद रखेंगे? तो अपने को पता होना चाहिए कि भारतवर्ष नाम कहाँ पर मिल रहा है, इंडिया नाम कहाँ पर मिल रहा है, हिंदुस्तान नाम कहाँ पर मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, कारण क्या है इसके पीछे, ये भी जानना जरूरी है। इसके बाद में एक नाम और बताया मैंने, चौथा नाम। चौथा नाम बताया आर्यव्रत। ऐसे वाला लिखना ना, वो नहीं, वृत्त री वाला नहीं लिखना, आर्यव्रत। आर्यव्रत क्यों भी? आर्यों का शासन होने के कारण। आर्यों का शासन होने के कारण क्या कहते हैं अपन? आर्यव्रत कहते हैं। और इस शब्द की जानकारी अपने को कहां से मिलती है भी? इस शब्द की जानकारी अपने को वेदों से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में भी आर्य शब्द का उल्लेख कई जगह किया गया, आपको ही पता।
ठीक है, तो वेद इसकी जानकारी के स्रोत है। और इसके अलावा यिन तू, यिन का मतलब होता है देवता, पांचवा नाम यिन तू। यिन तू शब्द का मतलब क्या होता है? देवताओं का देश। हमारे यहाँ पर देवता है क्या? पितर भी है, देवता भी है, ठीक है, सती भी है, बनती बनती के हमारे यहाँ पर भूत पितर भी है कई लोग। हाँ, तो यिन तू, तब चीन का यात्री हवेनसांग हिमालय को पार करने के बाद में या आता है हमारे देश में, तो हिमालय में अनेक सारे बाबा, अनेक सारे देवता बैठे थे कि तपस्या को वो देखता है, यार इस प्रकार के बाबा रहते हैं, इस प्रकार के देवता रहते हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो पूरा देश ही कैसा है, देवताओं का देश है। तो अब आपको पता चीन में टिन पिन मिन चिन जिन ऐसे तो बोलते हैं, तो इन्होंने कहा कि यिन तो, तब देवताओं का देश। चीन की यात्री हेवेनसांग की किताब में नाम मिलता है, और चीन की यात्री हेवेनसांग ने किताब कौन सी लिखी थी? टी यू की। ठीक है, तो देवताओं का देश, और ये नाम कहाँ से मिलता है? हवेनसांग की किताब में मिलता है, और हवेनसांग की किताब का नाम क्या है? टी यू की। ठीक है, अब ये चाइनीज नाम है ना, ये मत सोचना कि सी का मतलब देखना, यू का मतलब तुम, और की का मतलब सभी, ये मत सोच लेना तुम लोग ना। सी यू की, ठीक है, चीनी यात्री था अवेनसांग, उसने किताब लिखी सी यू की, और चीनी लोग उस समय हमारे देश को बोलते थे इनतू। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम, पांच छह नाम हमारे देश के हैं। इंडिया के साथ साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया। बात तो केवल इतनी थी कि हमारे तो इतिहास विषय है, इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हेरोडोट्स थे। इन्होंने हिस्टोरी का किताब लिखी, पहली बार इतिहास पर लिखी गई किताब है ये, और इसी किताब में आपकी चर्चा हुई इतिहास की। इसी कारण इतिहास का जनक किसको कहते हैं अपन? हेरोडोट्स को कहते हैं। इसके बाद में भारत के इतिहास की बात कर लेते हैं अपन, कि भारत के इतिहास का जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारत के इतिहास की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। आपसे पूछ ले कि भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है उत्तर करना, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिखा हुआ नहीं, हमने बाद में लिखा है वो तो, बोलता लिखा हुआ नहीं मिला ना, कोई किताब थोड़ी नहीं मिली है वहां से, कोई पोथी थोड़ी नहीं मिली है कि उसको देखते ही हमें पता चल गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार से थी। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, जैसे जैसे स्थल मिल रहे हैं, वैसे वैसे अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मटके मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ लिखा गया था, लेकिन अपन उसको पढ़ नहीं पाए अभी तक। उस पर जो लिपि लिखी गई वो चित्रात्मक लिपि है, उस उनके भावों को अपन समझ नहीं पा रहे हैं पूरी। अब कोई इशारा करके कहे तो उसके भाव को समझ जाते हैं अपन, या फिर बोल के कहे तो उसके भाव को समझ जाते हैं अपन। ठीक है, अब उल्टा सीधा कुछ चित्र बना दिया, ऐसा कुछ चित्र बना दिया, अब इसको कुछ समझ पा रहे हैं क्या अपन? कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने अपने भाव है वो चित्रों के रूप में व्यक्त किए, इस कारण ये लिपि किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफी है ये। इसको गोमुद्रिका लिपि भी कहते हैं, गुस्ट्रोफेदन भी इसको अपन कहते हैं। लेकिन आज तक इस लिपि को अपन लोग पढ़ नहीं पाए, पढ़ने में असफल रहे, पढ़ नहीं पाए, इस कारण इसकी सारी की सारी जानकारी अपने को नहीं मिल पाई। हमारे लिखित इतिहास की बात करें ना, आपसे पूछ ले कि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? सिंधु घाटी से। आपसे पूछ ले कि भारत का लिखित इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर क्या करोगे? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक काल से हमारा लिखित इतिहास शुरू होता है, और वैदिक काल की जानकारी अपने को कहाँ से मिल रही है? वेदों से मिल रही है। यानी भारत के इतिहास में पहली बार क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। पुराने भारत के इतिहास की जानकारी अपने को तो वेदों से मिलती है, क्योंकि वेद भारतीय इतिहास के सबसे पुराने लिखित ग्रंथ है। वेदों को संकलित करने का काम किसने किया? एक व्यक्ति ने किया जिनका नाम था कृष्ण देपायन। कृष्ण देपायन ने वेदों का संकलन किया, इस कारण उनका नाम ही बदल दिया हम लोगों ने। नाम तो कृष्ण देपायन था, लेकिन हम लोग क्या बोलने लगे? वेद व्यास बोलने लगे, क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया। तो वेदों का संकलन करने के कारण उनका नाम कृष्ण देपायन से क्या पड़ गया? वेद व्यास पड़ गया। वेद व्यास भारतीय इतिहास में संकलन करने वाले पहले व्यक्ति थे, इस कारण वेद व्यास को अपन क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का जनक, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। पूरी दुनिया में इतिहास पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं वेद व्यास जी की। ये वेद व्यास जी है, पास में श्री आपके
गणेश जी बैठे हैं, गणेशाय नमः जो अपन कर रहे हैं वही गणेश जी है। तो गणेश जी टाइपिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ पर लेखन का काम कर रहे हैं। ठीक है, वेद व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिखने का काम कर रहे हैं। ये महाभारत लिखी जा रही है। ठीक है, इस फोटो में महाभारत लिखी जा रही है, उसकी बात भी अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेदों की बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का जनक कौन है भी? भारतीय इतिहास का जनक, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास जी को कहा जाता है। मूल नाम क्या था? कृष्णदेवपायन था। कृष्णदेवपायन जी ने वेदों का संकलन किया, इस कारण हमने नाम क्या रख दिया इनका? वेद व्यास जी। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और कौन सा है? सामवेद, और कौन सा है? अथर्ववेद। ये लो अथर्ववेद, 4 वेद है। वेदों का संकलन करता कौन है? वेद व्यास जी यानी कृष्णदेवपायन। भारत के इतिहास में सबसे पहले पुस्तकों का संकलन करने का काम वेद व्यास जी करते हैं, इस कारण वेद व्यास जी को अपन कहते हैं भारतीय इतिहास का जनक। इन्होंने वेदों का संकलन है ना वो एक नदी के किनारे किया था, उस नदी का नाम है सरस्वती, जिसको नदी तमा भी कहते हैं। नदी तमा, नदी तमा ऋग्वेद में कहते हैं भी। ऋग्वेद में इस नदी को नदी तमा कहा गया, नदियों की माता कहा गया है। और आजकल इस नदी को अपन कहते हैं घग्गर। राजस्थान में बहती है क्या? बिल्कुल बहती है राजस्थान में, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में। पहले 2 जिलों में थी, आजकल 3 जिलों में है, हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में है, अनूपगढ़ में। घग्गर नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, 2 वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। जब वेद लिखे गए थे ना, अ, उस काल में जब वैदिक काल चल रहा था, तो वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी थी ना, वो नदी कौन सी थी? नदी तमा थी, सरस्वती थी, गंगा नहीं थी भी उस जमाने के पवित्र। और आजकल इसको अपन क्या कहते हैं? घग्गर कहते हैं। इस नदी के किनारे वेद लिखे गए, संकलित किए गए। बाद में वेद व्यास से सरस्वती नदी को छोड़ करके पुष्कर झील के पास में आ गए। पुष्कर झील के किनारे रुके, यहाँ पर पुष्कर झील में डुबकी लगाई, नहाए धोए किए। इसके बाद में पुष्कर झील के किनारे बैठ गए वहां पर, और गणेश जी को बुला लिया, गणेश जी आप आ जाओ यहाँ पर। और पुष्कर झील के किनारे इन्होंने एक किताब और लिख दी। उस किताब का नाम है जय संहिता। उस किताब में इन्होंने 8,800 श्लोक लिखे। कौरवों और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना, उस लड़ाई के बारे में इन्होंने लिखा। 18 दिन के युद्ध के बारे में लिखा, 18 पर्व लिखे। 18 दिन तक लड़ाई चली कौरवों और पांडवों के बीच में। इस लड़ाई को अपन कहते हैं महाभारत। और महाभारत को ही जिस किताब में शुरू में लिखा गया था, उसका नाम है जय संहिता। तो कई बार पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। शुरू में श्लोक कितने थे? 8,800 श्लोक थे। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ गई धीरे धीरे, 24,000 हो गए। बाद में ऋषि मुनि आते रहे, श्लोक लिखते रहे, और बाद में लास्ट में इनमें श्लोकों की संख्या हो गई थी 1,00,000। वर्तमान में श्लोक कितने हैं? 1,00,000। 1,00,000 श्लोक होने के बाद में नाम बदल गया, नाम रख दिया गया महाभारत, या फिर आपके सतशास्त्री संहिता। तो महाभारत को सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं, महाभारत भी कहते हैं, और प्राचीन काल में क्या बोलते थे? जय संहिता भी बोलते थे। तो वो जय संहिता किसके द्वारा संकलित की गई? वेद व्यास जी के द्वारा संकलित की गई, जिसके लिपिक कौन है? श्री गणेश जी है। लिपिक का मतलब लिखने वाला कौन है? श्री गणेश जी है। तो इन्होंने पुष्कर झील के किनारे, किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे किसका संकलन किया? पुष्कर झील के किनारे महाभारत का संकलन किया। महाभारत का संकलन किया, महाभारत का संकलन किया। और शुरू में इसका नाम क्या रखा? प्राचीन नाम क्या रखा भी? प्राचीन नाम रखा जय संहिता। क्या नाम रखा? जय संहिता। इसमें शुरू में श्लोक थे 8,800, 8,800 श्लोक थे शुरू में। ठीक है, 18 पर्व थे।
बाद में श्लोक कितने हुए? 24,000। और आजकल इसमें श्लोक कितने हैं साहब? 1 लाख श्लोक है। और 1 लाख श्लोक होने के कारण इस पुस्तक को अपन कहते हैं सतशास्त्री संहिता, या फिर कहते हैं अपन महाभारत। सतशास्त्री का मतलब होता है 1 लाख। क्या कहते हैं? सत्य शास्त्री संहिता। लिख दिया, पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता। शुरू में श्लोक 8,800 थे, बाद में 24,000 हो गए, आजकल 1 लाख है। इस वजह से कहते हैं महाभारत या फिर सतशास्त्री संहिता। साथ में वो भी लिख लो कि पर्व कितने हैं? 18 पर्व है। पर्व का मतलब होता है अध्याय, क्योंकि ये लड़ाई 18 दिन तक चली थी और कौरवों और पांडवों के बीच में चली थी। इस पूरी कहानी को इन्होंने पुष्कर झील के किनारे लिखा था। और लिखने का काम किया था गणेश जी ने। बोलते कौन गए? वेद व्यास जी। यानी संकलन करता वेद व्यास जी है, लिपिक कौन है? गणेश जी है। तो ये किताब भी इन्होंने लिख दी थी। तो वेद व्यास जी की बात भी अपन ने कर ली, जो भारत के इतिहास के जनक थे। इसके बाद में बारी आती है राजस्थान के इतिहास के जनक की, कि फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास के जनक कौन है। राजस्थान इतिहास को सबसे पहले क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखने का काम किया था एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। सारे लोग जानते हैं कर्नल टोड के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास को क्रमिक रूप से, व्यवस्थित रूप से और प्रमाणिक रूप से लिखने वाले पहले व्यक्ति है। इस कारण राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहते हैं? अपन कर्नल टोड को कहते हैं। इस दुनिया में इतिहास सबसे पहले हेरोडोटस ने लिखा। भारत में इतिहास वेदव्यास जी ने लिखा। क्या उसी प्रकार कर्नल टोड ने पहली बार राजस्थान का इतिहास लिखा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले राजस्थान में रियासतें थी, कोई जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जयपुर रियासत, अजमेर रियासत, अलग अलग रियासतें थी। अजमेर तो रियासत नहीं थी, केंद्र शासित प्रदेश था। अलग अलग रियासतें थी भी। तो इन रियासतों के राजाओं के द्वारा अपना इतिहास लिखवा लिया गया। जोधपुर वालों ने अपना लिखवा लिया, बीकानेर वालों ने अपना लिखवा लिया, अजमेर वाले ने अपना लिखवा लिया। अपना अपना इतिहास वो लोग लिखवाते गए। पूरे राजस्थान का इतिहास किसी ने नहीं लिखवाया। और इसी बीच राजस्थान में कौन आ गए? कर्नल टोड आ गए। कर्नल टोड ने जोधपुर से, बीकानेर से, अजमेर से, जयपुर से, बूंदी से, कोटा से, पूरे राजस्थान से इतिहास को इकट्ठा किया। पूरे राजस्थान के साहित्यिक स्रोतों को इकट्ठा किया, उनको पढ़ा और बाद में पूरे राजस्थान पर किताब लिखी। क्रमिक रूप से लिखी, व्यवस्थित रूप से लिखी। इसी कारण कर्नल टोड को कहा गया राजस्थान के इतिहास का जनक। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहते हैं? अपन कर्नल टोड को कहते हैं। ये अपने राजस्थान के नहीं थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे मूल रूप से। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास का जनक कौन है अभी? कर्नल टोड है। फोटो देख ही रहे होगे आप। तो याद रखना, राजस्थान इतिहास का जनक या पिता या पितामह इसको कहते हैं अपन? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। अब कर्नल टोड की बात करें। ठीक है, कर्नल टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ। अब तारीख वारीख याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका जन्म लंदन में एक जगह है इस्लिंगटन। इस्लिंगटन जगह पड़ती है इस्लिंगटन लंदन में हुआ था। ये मूलतः स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। मूल जगह थी, जैसे मेरा मूल जिला हनुमानगढ़ का है, लेकिन हम जयपुर में रह रहा हूँ तो मैं अभी जयपुर का हो गया। ठीक है, तो 20 मार्च 1782 को इस्लिंगटन लंदन में का जन्म होता है। मूल रूप से ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। जैसे आपका मूल गांव कौन सा ही है, आपके पापा कहीं पर जॉब किया करते थे, आपका जन्म वहां पर हो गया। ठीक है, तो वही बात है। तो 20 मार्च 1782 को इस्लिंगटन लंदन में इनका जन्म होता है। और ये मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये ध्यान रखना ना। ये एक दो बार पूछ ली भी लिया गया है। स्कॉटलैंड, ये मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी। ठीक है, पिताजी की बात करते हैं अपन। पिताजी का नाम था जेम्स टोड। अब आप कहोगे सर खुद ही जेम्स टोड और ये भी जेम्स टोड।
कर्नल टोड का पूरा नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। आपको पता है कि ब्रिटेन में नाम बिल्कुल कम होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, जैसे एडवर्ड सप्तम तक आ गए थे। अपन पढ़ते हैं ना, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में भाग लेने के लिए ये आपके जयपुर के शासक गए थे, माधो सिंह। पढ़ते हैं ना अपन। तो ये क्या है कि एक नाम आ गया, फिर द्वितीय आ गया, तृतीय आ गया, चतुर्थ आ गया, पंचम आ गया, ऐसे चलते रहते हैं। तो इनके भी ऐसे ही चल रहा था। ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम जेम्स टोड था, इनका नाम भी जेम्स टोड द्वितीय रख दिया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इनको लेफ्टिनेंट की उपाधि दी, तो लेफ्टिनेंट जेम्स टोड बन गए। और 1813 ईस्वी में इनको कर्नल की उपाधि दी गई, इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड बन गए। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नाम बदल गया। माता जी की बात करते हैं। माता जी का नाम था मैरी हेडली। मैरी हेडली या हेडली। हमारे यहाँ पर भारत में हेडली कहते हैं बेसुरी लुगाई को। हेडली मतलब नाक साफ कौन रखा है, मारवाड़ में कहते हैं हेडली है तो नाक साफ कौन रखा है। ठीक है। लेकिन वहां पर तो नाम ही है मैरी हेडली। जेम्स टोड पिताजी का नाम, जन्म इस्लिंगटन में हुआ। बाद में पत्नी की बात भी कर लेते हैं, शादी हो गई थी इनकी। पत्नी का नाम था जूलिया। जूलिया के बाप का नाम था, मतलब कर्नल टोड के ससुर का नाम था कल्टरबक। कल्टरबक। तो जूलिया का पूरा नाम हो गया जूलिया कल्टरबक। ठीक है। ये कल्टरबक जूलिया के पिताजी का नाम था, इस कारण नाम पड़ गया जूलिया कल्टरबक। बाद में अपने पास में घोड़ा भी रखते थे कर्नल टोड। ठीक है, उसकी बात भी अपन करेंगे। इनके पास में घोड़ा था जिसका नाम था अमर बेलना। अमर बेलना। और ये अमर बेलना घोड़ा मेवाड़ के राजा ने इनको दिया था, जिनका नाम था भीम सिंह। इस घोड़े पर बैठे रहते थे पूरे मेवाड़ में, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर घूमते ही रहते थे। लोगों ने इनका नाम ही रख दिया घोड़े वाले बाबा। अब जैसे डीजे वाले बाबा थे ना, उसी प्रकार से घोड़े वाले बाबा। आजकल एक बाबा जी और चल रहे हैं। ठीक है। मैंने भी उसके 2-3 बार वीडियो सामने आए थे, देखा था। बंगार लेनो है के तो बंगार वाले बाबा जी। ठीक है। एक बूढ़े से बाबा जी है, कुछ लोग छेड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बंगार लेनो है कहीं। बंगार पता नहीं बाबा जी किसको कह रहे हैं। ठीक है, मुझे तो पता नहीं है किसको कहते हैं बंगार। बंगार मारवाड़ी लोग तो जब वो सब्जी को फ्राई करते हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं बंगार दे दी। बाकी वो बाबा जी किसको कह रहे हैं बाबा जी जाने। तो वो बंगार वाले बाबा जी फेमस हो रहे हैं। ठीक है। और बाबा जी कई सारे जेलों में बैठे हैं, उनके बारे में पता ही है आप लोगों को। लेकिन ये बाबा जी ठीक थे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते थे, इस कारण इनको नाम दे दिया गया घोड़े वाले बाबा। घोड़े पर बैठते और कभी मेवाड़ में कभी उधर कभी उधर कभी इधर उधर घूमते ही रहते थे। हमने नाम दे दिया इनको घोड़े वाले बाबा। तो इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ठीक है। घोड़े वाले बाबा। तो आपसे पूछ ले, ये प्रश्न भी आया हुआ है बीएसएससी के पेपर में कि घोड़े वाले बाबा के उपनाम से किन को जाना जाता है। तो घोड़े वाले बाबा के नाम से किन को जाना जाता है, कर्नल टोड को जाना जाता है। तो ये थोड़ा परिचय हो गया। इसके बाद में और बात करते हैं कर्नल टोड की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। कर्नल टोड के शुरू में दो ही विजन थे। एक तो पुरानी किताबें पढ़ना, पुराने सिक्कों को इकट्ठा करना, मतलब इतिहास में रुचि थी कर्नल टोड की। दूसरी जॉब को लेकर के। अब प्रत्येक विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है, प्रत्येक बच्चा, उसके मन में एक ही टेंशन है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मैं मास्टर कब बनूंगा, या फौजी कब बनूंगा, या पुलिस वाला कब बनूंगा। आजकल तो आप लोगों ने वादा भी कर रखा। वादे के तहत आपने क्या रखा है, कोई कहानी लिख दूं कि बात कोई शानी लिख, खुद न लिखना चाहूँ मास्टर तन मास्टर ने लिख, कोई कहे फौजी लिख दूं कि तने, कोई कहे पुलिस वाला लिख दूं कि तने पुलिस वाली लिख दूं। अब डाकिए की बड़ी समस्या। डाकियो खुद ने तो डाकियो लिख दे वो, रालिन के लिखे वो डाकण। डाकियो बाबा कौन लिख पावा है। ठीक है, डाकण के अंदर मामलो खराब हो जाएगा। तो वादा कर रखा है तो इस वादे को पूरा भी करना आप लोगों को। तो हर आदमी की इच्छा होती है कि यार मैं नौकरी लग। कर्नल टोड की इच्छा थी कि मैं फौजी बन जाऊं। और उस समय आर्मी की भर्ती करने का काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि दुनिया के आधे हिस्से पर राज किनका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी भर्ती करने का काम करती थी। तो इन्होंने 1798 में पहली भर्ती देखी, और 1798 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सेवा में भर्ती हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की
सैनिक सेवा में लग गए भी। सैनिक सेवा का मतलब फौजी बन गए, सैनिक सेवा में भर्ती हो गए भी, नौकरी मिल गई इनको सैनिक सेवा में, आपके सैनिक बन गए, फौजी बन गए थे। ठीक है, 1798 ईस्वी। इसके बाद में 1799 की बात है। 1799 में इनको पोस्टिंग भी मिल गई हाथों हाथ ही, थोड़े दिनों बाद में। इनकी पहली पोस्टिंग मिली थी बंगाल में, पहली बार बंगाल में आए थे। ठीक है, भारत में पहली बार कर्नल टोड का आगमन है ना, वो बंगाल में हुआ था 1799 ईस्वी में। बंगाल में आ गए, 4-5 साल तक बंगाल में नौकरी की भी। ठीक है, बंगाल में आए सबसे पहले प्रथम बार। भारत की बात करें तो राजस्थान की नहीं है, भारत के संदर्भ में पहली बार बंगाल में आए, 5-6 साल तक नौकरी करी। इसके बाद में 1805 की बात है। 1805 में इनको दौलत राम सिंधिया, नाम सुना आप लोगों ने? तो दौलत राम सिंधिया के दरबार में इनको एक सैनिक अधिकारी बना दिया गया। एक सैनिक टुकड़ी थी अंग्रेजों की, उसका मुखिया बना दिया गया सिंधिया परिवार में। तो 1805 में इनको सिंधिया परिवार में नियुक्ति मिल गई, या सिंधिया राज परिवार में इनको सैनिक अधिकारी बनाया गया। सिंधिया राज परिवार, दौलत राम सिंधिया ना, सिंधिया राज परिवार में अंग्रेजी टुकड़ी का अधिकारी बनाया, अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी का अधिकारी बना दिया कि आप अधिकारी बन जाओ और ये टुकड़ी ले लो, आप इसको एक अधिकारी बना दिया गया। इसके बाद में 1806 की बात है। 1806 में कोई अंग्रेज अधिकारी अपने राजस्थान में आया। अब कोई बड़ा अधिकारी आता था ना, उसके साथ में 4-5 फौजी आते थे, एक दो अधिकारी आते थे, 5-7 फौजी उनके साथ में आया करते। ये हर जगह ही होता, आज भी होता है, पहले भी होता था। ये कोई बड़ा अधिकारी आएगा सेना का, तो उसके साथ में सैनिक तो और भी आएंगे। पुलिस का बड़ा अधिकारी आता है, आईपीएस आता है, आरपीएस आता है, तब देखते हैं उनके साथ में 2-3 गाड़ियां आती है। तो उसी प्रकार से 1806 की बात है, मार्च 1806 की, कोई अंग्रेज अधिकारी उदयपुर आता है, और उस अधिकारी के साथ में पहली बार कर्नल टोड राजस्थान में आते हैं। कहाँ पर? उदयपुर में आते हैं। तो 1806 में पहली बार कहाँ पर आए? उदयपुर में आए। ध्यान रखना, ये पहली बार उदयपुर आए। पहली बार कहाँ पर आगमन हुआ, तो आपसे पूछ ले कि पहली बार कहाँ पर आए? उदयपुर आए थे किसी अंग्रेज अधिकारी के साथ में, 1806 ईस्वी में, मार्च के महीने में। चले गए वापस। इसके बाद में अंग्रेजी सरकार ने इनको एक उपाधि प्रदान की 1813 ईस्वी में, और वो उपाधि कौन सी थी? कर्नल। कर्नल की पदवी इनको दे दी गई भी, और कर्नल की पदवी देते ही लेफ्टिनेंट कर्नल टोड क्या बन गए? लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड बन गए। ठीक है, पहले तो नाम था लेफ्टिनेंट जेम्स टोड, अब क्या बन गए? लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड बन गए। ठीक है, पूरा नाम यहाँ पर 1813 में पड़ा था इनका, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड, ये इनका पूरा नाम पड़ गया अभी, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, और शायद इस फोटो में भी पूरा नाम ये लिखा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर तो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड लिखा हुआ, क्योंकि इतिहासकार भी थे साथ, इतिहास लिखने का काम भी करते थे। तो 1798 में भर्ती हो गई, 99 में बंगाल में पहली बार पोस्टिंग मिल गई, और बंगाल आ गए भी। 1805 में दौलत राम सिंधिया के परिवार में इनको, राज परिवार में इनको, अंग्रेजी जो सैनिक टुकड़ी थी उसका चीफ बनाया गया, मुखिया बनाया गया। 1806 में पहली बार उदयपुर आते हैं, और 1813 में इनको कर्नल की पदवी दी जाती है, और इसके बाद में इनका पूरा नाम पड़ गया लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, अब क्या हुआ, कर्नल बन गए, और इसके बाद में 1813 की बात है, एक प्रमोशन और हो गया, सॉरी 17 में, 1817 में एक प्रमोशन इनका और हो गया। पहले तो कर्नल बने थे, सबसे पहले लेफ्टिनेंट बने थे, 1817 में इनको बना दिया गया रेजिडेंट। ओके वे गुरु जी, रेजिडेंट को अंग्रेजी में बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट, पीए बोलते थे इनको, क्या बोलते थे? पीए। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया,
और पॉलिटिकल एजेंट बनाकर अपने राजस्थान में भेज दिया गया कि आप राजस्थान जाओ। राजस्थान में पहली बार रेजिडेंट बनाया गया इनको मेवाड़ रेजिडेंसी का। तो मेवाड़ रेजिडेंसी का जो पहला पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? कर्नल जेम्स। ठीक है, इनको पीए बना दिया गया, रेजिडेंट बना दिया गया। कहाँ का? मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का। मेवाड़ का और हाड़ौती का क्षेत्र है वो किसको दे दिया गया? कर्नल टोड को दे दिया गया। मेवाड़ वाली जो रेजिडेंसी है ना, उसका एक नाम और भी है, देखो आप लोग थोड़ा सा। ये अपना राजस्थान है। ठीक है, मेवाड़ कहाँ पर है? यहाँ पर मेवाड़ है, ये मेवाड़ है। ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर है, ये आपके पूर्व है, ये पश्चिम है। मेवाड़ न तो पूरा दक्षिण में पड़ता और नहीं पूरा पश्चिम में पड़ता, मेवाड़ वाला हिस्सा दोनों के बीच में पड़ता है। इस कारण इस इलाके को, इस रेजिडेंसी को बोलते थे अपन दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी। क्या बोलते थे? इस रेजिडेंसी को बोलते थे, क्योंकि दो दिशाओं में है, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी बोलते थे इसको। दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी। इसका पॉलिटिकल एजेंट, इसका पीए, इसका रेजिडेंट किसको बनाया गया? कर्नल टोड को बनाया गया साहब। इसका मुख्यालय पहले तो नीमच में हुआ करता था। नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता, लेकिन उस समय मेवाड़ के अधीन हुआ करता था। तो पहला मुख्यालय इसका नीमच में हुआ करता था। बाद में इसका मुख्यालय बदल दिया गया, बाद में इसका मुख्यालय रख दिया गया उदयपुर में, रेजिडेंसी। तो कर्नल टोड शुरू में तो नीमच में नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में, कुछ समय बाद में इसका मुख्यालय कहां पर आ गया? उदयपुर में आ गया। ठीक है, तो कर्नल टोड को मेवाड़ वाला, पश्चिमी, ये आपके पूरा पूरा मेवाड़ वाला, जोधपुर वाला, मारवाड़ वाला भी, क्योंकि पश्चिमी हिस्सा भी इसमें शामिल था, और इसके अलावा हाड़ौती वाला, इस पूरे इलाके के पॉलिटिकल एजेंट बना दिए गए, राजनीतिक एजेंट इनको बना दिए गए, रेजिडेंट इनको बना दिए गए। यहाँ पर ये आ गए। जब ये मेवाड़ में आए ना, उस समय मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह थे। भीम सिंह से आते ही मुलाकात की और भीम सिंह को बोला कि महाराज आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करो, आपको कोई काम नहीं करना, मैं अंग्रेजों से आपकी बातचीत करवाऊंगा, अंग्रेज आपकी सहायता करेंगे, आप मेरा ध्यान रखना बस, आप मेरी पूरी सेवा करना, मैं आपके पूरा काम आऊंगा, आपकी पूरी सहायता करूंगा। भीम सिंह ने सोचा कि आदमी ठीक है, बढ़िया बात कर रहा है। भीम सिंह जी ने कहा कि बताओ आपकी क्या सेवा करनी है। बोले आने जाने के लिए मेरे पास में कोई साधन नहीं है, कोई बाइक नहीं, कोई जुगाड़ हो जाए तो ठीक है। भीम सिंह जी ने कहा कि जुगाड़ हो जाएगा, चिंता मत करो। भीम सिंह जी ने इनको एक घोड़ा भेंट किया, उस घोड़े का नाम था अमर बेलना। भीम सिंह जी ने इनको एक घोड़ा दे दिया, उसका नाम क्या था? अमर बेलना था। थोड़ी देर पहले अपन पढ़ भी चुके हैं, अमर बेलना घोड़ा था इनके पास में। ये भीम सिंह जी ने इनको भेंट किया था, मेवाड़ के शासक थे। इस घोड़े पर बैठते कर्नल टोड सुबह मेवाड़ से कभी मारवाड़ चले जाते, कभी सिरोही चले जाते, कभी बीकानेर चले जाते, कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते, इधर उधर घूमते रहते थे। घूमते घूमते एक दिन चले गए ये आपके मांडलगढ़। कहाँ चले गए? मांडलगढ़ चले गए। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और यहाँ पर एक गुरुजी भाषण दे रहे थे, सामने कई सारे लोग बैठे, और गुरुजी का नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र अपने अनुयायियों को शिक्षा दे रहे थे, जैन धर्म के गुरु थे। उनकी बातें सुनने के बाद में कर्नल टोड को लगा कि ये बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी इनको अपना गुरु बना लेना चाहिए। तो इसके बाद में कर्नल टोड ने अपना गुरु किन को बना लिया? यति ज्ञानचंद्र को बना लिया। तो आपसे पूछ ले, कर्नल टोड के गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र था। टोड के घोड़े का नाम क्या था? अमर बेलना था। अब अमर बेलना पे बैठता कर्नल टोड, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इधर उधर घूमते रहते। ये आदिवासी इलाका था दक्षिण वाला, आदिवासी लोग रहते थे यहाँ पर।
पढ़ाई लिखाई के मामले में अपन शुरू से ही कमजोर हैं। अंग्रेजी अपने को शुरू से ही नहीं आती, मैथ भी नहीं आती, ज्ञान भी नहीं आती, बस अपने को सामाजिक विज्ञान एक आती है, वो भी पूरी नहीं आती। तो कर्नल टोड उस इलाके में जाते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। एकदम गोरा आदमी, पतला सा, लंबा, हाइटफुल। इतने लंबे आदमी हमारे यहाँ पर होते ही नहीं। दूसरा, इतना गोरा नहीं होता। ये तो फेयर लवली का कमाल है कि थोड़े बहुत अपन गोरे हो गए। गोरे नहीं थे अपन तो ऐसे ही लाल लाल रंग के थे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और आजकल तो गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। वैसे भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इस कारण हमारी त्वचा है ना, वो थोड़ी लालिमा ले लेती है, लाल रंग की सी हो जाती है, कईयों की तो ज़्यादा ही लाल हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हमने देखा नहीं। ये तो एकदम गोरा यूरोपियन क्षेत्र का आदमी, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, इस कारण वहाँ के लोग गोरे होते हैं। कर्नल टोड एकदम गोरा। तो हमारे यहाँ के आदिवासी बच्चे कर्नल टोड को देखने के लिए चले जाएगा। यहाँ पर भी कर्नल टोड आता, वहाँ पर देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो क्या होता है कि जब जैसी भी मिट्टी की खुदाई करने के लिए आती है ना, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो हमारे तो ये सिस्टम। कर्नल टोड घोड़े पर बैठकर बाबू बनकर आता था वहां पर, और लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। कई तो कर्नल टोड को देखते कि हाथ फेर के कि यार आदमी ये रबड़ का तो नहीं है क्या, वास्तविकता में इतना गोरा है क्या। कर्नल टोड कहता इडियट दूर रहो। तब ताकि पता चलता कि यार ये तो है तो रियल में। कर्नल टोड से हमारे वाले लोग नाम पूछते हैं, नाम का ही है थारो। कर्नल टोड के हमारी वाली समझ में ही नहीं आए। कहीं कह रहे तू, कर्नल टोड के भी समझ में नहीं आए। कर्नल टोड अंग्रेजी में बोले, योर नेम योर विलेज। हमारे समझ में नहीं, विलेज क्या होता है, नेम क्या होता है। आजकल तो फिर भी अपन जानने लग गए हैं। तो अपने समझ में नहीं आए, तो हमने क्या किया, टोड का नाम ही रख दिया। क्योंकि कर्नल टोड का नाम अपन पूछ नहीं पाए, तो हमने कर्नल टोड का नाम ही रख दिया। बोले नहीं बताओगे तो हम नाम रख देंगे। ताकि ये तो बाबूजी बन के आता है, घोड़े पर बैठ कर आता है, ये तो घोड़े वाला बाबा है। तो हमने नाम क्या रख दिया, घोड़े वाले बाबा। कर्नल टोड ऐसे ही घूमते रहते। एक दिन घूमते घूमते मांडलगढ़ चले गए। वहां पर एक गुरुजी से मुलाकात हुई, जिसका नाम यति ज्ञानचंद्र था। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर इनको क्या बना लिया, गुरु बना लिया। कर्नल टोड घूमते घूमते एक दिन चित्तौड़गढ़ चले गए। मेवाड़ में ही चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक आपके झील थी, जिसका नाम था मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के किनारे चले गए। वहां पर एक पत्थर लगा हुआ था, एक शिलालेख लगा हुआ था। उस शिलालेख को उन्होंने देखा। शिलालेख को लिखवाया था एक मान नाम के राजा ने, जो मौर्य वंश का था। इस कारण उस शिलालेख का नाम पड़ गया मानमुरी शिलालेख। मानसरोवर झील के पास में लगा हुआ था ये। उसको देखा कर्नल टोड। कर्नल टोड को जानकारी अच्छी लगी, इतिहास में इंटरेस्ट रखते थे कर्नल टोड। कर्नल टोड ने उस शिलालेख को वहां से हटाया और अपने ऑफिस में लाके रख लिया। ऐसे कई सारे शिलालेख, कई सारे सिक्के, कई सारी किताबें कर्नल टोड ने अपने ऑफिस में रख ली थी। कर्नल टोड को इतिहास में बड़ा इंटरेस्ट था, इस कारण पूरा ऑफिस किताबों से, सिक्कों से, इन शिलालेखों से भर लिया था। तो कर्नल टोड आपके चित्तौड़गढ़ से मानसरोवर झील के किनारे से कौन सा शिलालेख लेकर आए, मानमुरी शिलालेख लेकर। ठीक है। घूमते घूमते मांडलगढ़ से चले गए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ गए। चित्तौड़गढ़ में एक झील थी, उस झील का नाम क्या था, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के किनारे से इन्होंने एक शिलालेख को प्राप्त किया था। उस शिलालेख का नाम क्या है, मानमुरी शिलालेख। मानमुरी शिलालेख। ठीक है। और भी कई सारी चीजें इकट्ठी कर। कर्नल टोड सरकार का काम नहीं करते, खुद खुद का ही काम करते। कोई किला देखने के लिए चले जाते, कोई महल देखने के लिए चले जाते, कभी ऐसे ही चले जाते, इधर उधर घूमते रहते थे। इधर से ब्रिटिश सरकार इनको पत्र भेजे कि यार कोई काम तो करो, कोई काम तो करो, लेकिन कोई काम नहीं कर। वापस भीम सिंह के पास में आए। भीम सिंह को कहा कि महाराज आप थोड़े पैसे दे दो, तो मैं भी कोई किला विला बनवा दूं यहाँ पर। भीम सिंह ने कहा कि किले आपको एक नहीं दो बनवाने पड़ेंगे फिर, एक आपके नाम का, एक मेरे नाम का, पैसे मैं दे दूंगा। कर्नल टोड ने कहा कि ठीक है महाराज, पैसे दे दो, आप बनवा देंगे, हम देख रेख मैं कर लूंगा। कर्नल टोड ने भीम सिंह से पैसे लेकर के, भीम सिंह से धन उधार लेकर के 2 किले बनवाए अजमेर में। आजकल तो ब्यावर में पड़ते हैं। भीम सिंह से धन उधार लिया कर्नल जेम्स टोड ने, और ब्यावर में 2 किले बनवा दिए। ठीक है। कहाँ पर, ब्यावर जिले में बनवा दिए। आजकल ब्यावर में पड़ते हैं, उस जमाने में अजमेर में पड़ते थे। एक किले का नाम है भीमगढ़, क्योंकि भीम सिंह जी ने पैसे दिए थे। इस कारण भीम सिंह जी के नाम पर एक किला बनवाया, उसका नाम क्या रख दिया, भीमगढ़ रख दिया। और एक खुद के नाम पर कर्नल टोड ने
किले का नाम क्या रख दिया? टोडगढ़। यहाँ पर पहले कहते हैं कोई किला था छोटा सा, उस किले के स्थान पर नया किला बनाया गया और उस किले का नाम था बुरासवाड़ा। क्या नाम था? बुरासवाड़ा। बुरासवाड़ा जगह थी, वहां पर टोडगढ़ बनवा दिया। पास में एक किला और बनवा दिया, भीमगढ़। तो टोडगढ़ और भीमगढ़ किलों का निर्माण भी कर्नल टोड ने अपने राजस्थान में करवाया था। लेकिन पैसे यानी धन किससे उधार लिया? भीम सिंह जी से उधार लिया। बाद में भीम सिंह जी को बोले कि भीम सिंह जी मैं आपकी बातचीत अंग्रेजों से करवा दूं, तो भीम सिंह जी ने कहा करवा दो। इसके बाद में बात करवाई इन्होंने 13 जनवरी 1818 को। और 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ में कर्नल टोड की मदद से क्या कर ली? संधि कर ली। यानी अंग्रेजों के साथ में मेवाड़ की संधि करवाने का काम भी किसने करवाया था? कर्नल टोड ने करवाया था। किस तारीख को करवाया था? 13 जनवरी को करवाया। 13 जनवरी 1818 को। ठीक है। अब भीम सिंह जी को अंग्रेजी कम ही आती थी मेरी तरह। तो भीम सिंह जी ने कहा कि मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है, तो मैं एक व्यक्ति को भेजता हूँ। और जिस व्यक्ति को संधि करने के लिए भेजा, उस व्यक्ति का नाम था अजीत सिंह चुंडावत। अजीत सिंह चुंडावत। अजीत सिंह चुंडावत को भेज दिया गया। और अजीत सिंह चुंडावत थे ना, वो आसिंद के रहने वाले थे, आसिंद के ठाकुर थे। तो आसिंद के अजीत सिंह चुंडावत को भेज दिया गया। और इधर से अंग्रेजों की तरफ से आते हैं कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और मेवाड़ की तरफ से अजीत सिंह चुंडावत ने किए थे। और ये संधि करवाने का काम किसने किया? इस संधि को करवाने का काम किसने किया था? टोडगढ़, कर्नल टोड ने किया था। तो 1818 में संधि भी करवा दी, किले का निर्माण भी करवा दिया। कई सारे शिलालेख, कई सारे सिक्के, कई सारी किताबें इन्होंने अपने ऑफिस में इकट्ठी कर ली। सरकार का काम नहीं करते थे, इस कारण सरकार इनसे नाराज। सरकार इनको पत्र भेजती, लेकिन सरकार के पत्रों का जवाब नहीं देते। अब सरकार पत्र भेज भेज कर परेशान हो गई। अब कर्नल टोड भी बीमार हो गया 1821 ईस्वी। 21 में जब बीमार पड़ा, कर्नल टोड ने खुद ने सरकार को पत्र लिखा कि मेरा इलाज करवाया जाए कोई बढ़िया हॉस्पिटल में, ताकि मैं ठीक हो जाऊं, इसके बाद में काम करूंगा। सरकार ने भी इनके पत्र पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले तो कर्नल टोड ध्यान नहीं देते थे, अब सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया। कर्नल टोड ने कई दिन तक इंतजार किया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो 1821 में इन्होंने कार्यभार अपने सहायक कैप्टन को सौंप दिया, सहायक कर्नल को सौंप दिया, जिसका नाम था कैप्टन वोग। कैप्टन वोग को काम सौंप दिया अभी। और 1821 में कैप्टन वोग को काम सौंपने के बाद में 1822 में यहाँ से चले गए वापस इंग्लैंड। जब इंग्लैंड गए ना, तो सारा सामान अपने साथ में बांध कर ले गए, यही शिलालेख, किताबें, सिक्के, जो जो भी सामान इकट्ठा कर रखा था, वो सारा का सारा सामान आपके साथ में ले गए। जब वापस गए, तो इतना सारा सामान जहाज में अकेले से डले नहीं, तो मेवाड़ से लोग भी इनके साथ में गए थे। तो थोड़ा सामान डलवाया, तो वो डलवाने के बाद में वापस आ गए थे बंदरगाह पर, गुजरात में बंदरगाह था वहां पर। अब 2-3 दिन बाद में जहाज रवाना होने वाला था। एक तो कर्नल टोड की तबीयत खराब, और एक सामान भी खूब सारा इनके पास साथ में। अब कर्नल टोड ने खूब सारा सामान डाल लिया, भारी भारी सामान छोड़ लिया कि कोई आएगा तो उससे सहायता ले लेंगे और अंदर डाल लेंगे। एक भारी शिलालेख था जिसमें बड़ा पत्थर डाला हुआ था। कौन सा शिलालेख? मानमुरी शिलालेख। उस शिलालेख को उठाकर कर्नल टोड डालने लग गए भी जहाज के अंदर, लेकिन डला नहीं। वहां पर कुछ भारत के लोग घूम रहे थे, उनसे कहा कि हेल्प मी, मेरी सहायता करो। वो भारत के लोग, हमारे वाले लोग, वो देखने के लिए आए उसको। हमारी एक आदत है कि हम पहले चेक करते हैं उसमें थैले के अंदर है क्या। अगर कोई खाने पीने वाली सामग्री है, चाहे सब्जी क्यों ना हो, अपन पहले खाने में रुचि रखते हैं। कर्नल टोड वाले थैले को चेक करा भी लोगों ने, लेकिन उसमें बाठा था, पत्थर था। तो वो लोग हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे यहाँ पर बाठे ही नहीं होते क्या, पत्थर ही नहीं होते क्या? एक बोला कि यार हमारे यहाँ पर तो पूरे दिन कुत्तों को ही पत्थरों से मारते हैं। एक बोला कि यार तुम लोग पत्थर ही लूट कर लेकर जाओगे क्या, सब कुछ तो लूट लिया तुम लोगों ने हमारा। तीसरा चौथा बोला कि यार जब मैं इंग्लैंड आऊंगा कभी, तो मैं तुम्हारे लिए खूब सारे पत्थर ले आऊंगा। चिंता क्यों कर रहा है, पत्थरों को ले जाके क्या करेगा? इस प्रकार से कर्नल टोड की बेचारे की हंसी उड़ाती। अब कर्नल टोड 4-5 लोगों को कहे तो क्या, अगर कर्नल टोड उनको कुछ कह दे तो कोई इलाज कर दे उनका। तो कर्नल टोड कुछ भी नहीं बोले, कर्नल टोड को गुस्सा आ गया। टोड को जैसे ही गुस्सा आया, कर्नल टोड ने उस थैले को उठाया और फेंक दिया समुद्र के अंदर। ये प्रश्न भी आरएस के पेपर में पूछा गया था। कर्नल टोड ने वापस इंग्लैंड जाते समय अधिक वजनी होने के कारण किस शिलालेख को समुद्र में फेंका था? किस शिलालेख को?
मानमुरी शिलालेख को, जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था उन्होंने, और बाद में इस बात का जिक्र भी इन्होंने अपनी किताब में किया था। ठीक है, तो 1821 ईस्वी में कैप्टन वोग को इन्होंने काम सौंप दिया। 1821 में बीमार पड़ गए। बीमार होने के बाद में कार्य है वो किसको सौंप दिया? कैप्टन वोग को। वोग को कार्य सौंपा, और 1822 में वापस चले गए। कहां पर? इंग्लैंड। और वापस जाते समय कौन सा शिलालेख? मानमोरी शिलालेख। शिलालेख का नाम क्या है? मानमोरी शिलालेख। और इस मानमोरी शिलालेख को कहां पर फेंक दिया था? समुद्र में फेंक। क्या वापस चले गए? वापस पहुंचने के बाद में जो भी यहाँ से मैटर इकट्ठा लेकर गए थे, सिक्के, किताबें, शिलालेख, जो भी सामान यहाँ से लेकर गए थे, उस सारे चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में 1829 में इन्होंने पूरे राजस्थान पर पहली किताब लिखी। उस किताब का नाम था दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किताब है। ये किताब दो भागों में प्रकाशित की गई। ये इसका कवर पेज चेंज होता रहता है, आज भी प्रकाशन होता है इसका, वो बात नहीं, प्रकाशन नहीं होता। ठीक है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है और ये वॉल्यूम सेकंड है। ठीक है, तो दो भागों में किताब प्रकाशित की गई। 1829 में इसका पहला भाग आया था। ठीक है, पहला भाग कब आया? 1829 ईस्वी में। प्रथम भाग, वॉल्यूम फर्स्ट आया था इसका, प्रथम भाग। और पहले भाग का नाम था दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। लास्ट में नाम क्या गया? राजस्थान। पहली बार राजस्थान शब्द काम में लिया गया इस किताब में, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान शब्द पहली बार आया है। तो पहली बार राजस्थान शब्द किस किताब में काम में लिया गया? दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में काम में लिया गया। 1829 में काम में लिया गया। किसके द्वारा? कर्नल टॉड के द्वारा। इस किताब का सेकंड भाग, दूसरा भाग, ठीक है, 1832 में प्रकाशित किया गया। और उस दूसरे भाग का नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पूरा नाम है दी हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? तो दी हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम भी है और इसका दूसरा भाग भी है। ठीक है, तो इसी किताब का दूसरा नाम कह सकते हो, या इस किताब का दूसरा भाग कह सकते हो, वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, तो लिख रखा ना, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और का मतलब तथा दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ पूरा नाम तो वैसे है। ठीक है, तो पहला भाग प्रकाशित किया गया, इसमें पहली बार राजस्थान शब्द काम में लिया गया। और इसका जो संपादक था ना, इसका लेखक तो कर्नल टोड खुद हो गया। ये एक तो लेखक होता है, लेखक टोड खुद हो गए। और इसका जो संपादक था ना, उनका शिष्य था, और संपादक का नाम था विलियम क्रुक। विलियम क्रुक। और इस किताब का दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ। और उस भाग का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस किताब का दूसरा भाग है, 1832 में प्रकाशित किया गया था। तो कई बार पूछ लेते हैं कि दूसरा भाग कौन सा, कई बार पूछ लेते हैं कि दूसरा नाम कौन सा है। तो एक ही बात है, जो भी पूछा आंसर कर देना। 2018 के शायद 18 के सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में प्रश्न आया हुआ, इस किताब का दूसरा भाग कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा पूछे या दूसरा नाम पूछे तो एक ही बात है। ठीक है, दो भागों में प्रकाशित की। इस किताब में इन्होंने सामंत व्यवस्था के बारे में लिखा, राजस्थान की इतिहास के बारे में लिखा, राजवंशों के बारे में लिखा, उदयपुर की गणगौर का जिक्र भी इन्होंने किया। कई सारी चीजों का जिक्र इस किताब में इन्होंने किया। इसका एक अध्याय है फ्यूडल सिस्टम, मतलब आपके वो
यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं ना, यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था के बारे में इन्होंने भी इस किताब में खूब सारी चर्चाएं की है। ठीक है, सामंत व्यवस्था के बारे में इन्होंने इस किताब में, फ्यूडल सिस्टम के बारे में इस किताब में इन्होंने लिखा है। इसके बाद में 1835 की बात है। 1835 में कर्नल टोड की मृत्यु हो गई, नवंबर में। मृत्यु जब हुई तो इस समय एक किताब और लिख रहे थे, लेकिन किताब लिख दी, प्रकाशन नहीं करवा पाए। उस किताब का प्रकाशन 1839 में करवाया गया। अब आप कहोगे सर, मृत्यु होने के बाद में प्रकाशन कौन करवाएगा? तो मृत्यु होने के बाद में इनकी किताब का प्रकाशन इनकी घरवाली ने करवाया, जूलिया ने करवाया। तो उस समय ये यात्रा के बारे में लिख रहे थे, तो भारत में इन्होंने यात्रा की थी ना, उसके बारे में लिख रहे थे। और वो किताब भी है अपने पास में, ये रही। ये ओरिजिनल किताब तो नहीं है, ठीक है। इसका प्रकाशन बाद में किया गया था राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के द्वारा, ठीक है। वो भाग है अपने पास में। किताब का नाम क्या रखा? पश्चिम भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का हिंदी अनुवाद है ये, ठीक है। जो ये किताब है ना, इसका भी हिंदी अनुवाद किया गया है, इसका भी हिंदी अनुवाद किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद किया गया डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजी माना आवे को नहीं, तो अंग्रेजी माना आवे को नहीं, तो हिंदी अनुवाद करवाना ही पड़ा फिर। तो इसका हिंदी अनुवाद है ना, इसका हिंदी वर्जन है, वो किसने निकाला था? डॉक्टर ओझा ने निकाला था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। और बाद में इन्होंने 1835 में मृत्यु हो गई, 39 में दूसरी किताब का प्रकाशन किया गया, ठीक है। और 1839 ईस्वी में इस किताब का प्रकाशन जूलिया ने करवाया था। जूलिया ने इसका प्रकाशन करवाया था, की पत्नी ने। और इस किताब का नाम क्या था? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब पश्चिम भारत की यात्रा, हिंदी में कह सकते हैं अपन। तो पश्चिम भारत की यात्रा किताब का प्रकाशन, इसमें यात्रा के बारे में लिखा, यात्रा वृतांत के रूप में इस किताब को उन्होंने लिखा था। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। और ये किताब इन्होंने अपने गुरु को समर्पित की, और गुरु का नाम क्या था? ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ के रहने वाले थे। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और ये पिछले वाले रीट के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है कि कर्नल टोड ने अपना यात्रा वृतांत द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया था? अपने गुरु ज्ञानचंद्र को समर्पित। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ना। मैंने इतिहास के परिचय के बारे में बताया आप लोगों को, इतिहास की परिभाषा बताई कि अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज, उन घटनाओं का भावी भविष्य में कोई उपयोग किया जा सकता है, ऐसी घटनाओं को अपन इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास की जानकारी के दो स्रोत होते हैं, या इतिहास को प्रमाणित करने के दो स्रोत होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत। उनकी भी बात अपन अलग से करते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की। इसके अलावा दुनिया में इतिहास किसने शुरू किया था, वो भी बात भी अपन ने कर ली। भारत में इतिहास का जनक कौन है, उसकी बात भी अपन ने कर ली। और राजस्थान में इतिहास का जनक कौन है, उनकी बात भी अपन ने कर ली। बढ़िया तरीके से आप पढ़ना, हमसे जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।